तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले 20 साल एक लंबा अरसा होता है और आज 22 नवंबर 2024 को आज तक पर जो मंडे टू फ्राइडे क्राइम शो वारदात आता है 20 साल पूरे कर चुका। 22 नवंबर 2004 को इस वारदात की शुरुआत की थी और देखते ही देखते 20 साल बीत गए। टीवी इंडस्ट्री में या फिर खासतौर पर क्राइम के अगर न्यूज़ चैनल में किसी शो का 20 साल तक चलना, ये लोगों के प्यार और भरोसे का ही एक सबसे अहम वजह है। तो तमाम हमारे दर्शकों को दिल से शुक्रिया कि इतना आपने प्यार दिया और आज वारदात अपने 20 साल पूरे कर रहा है। और इसी के साथ साथ आज से साहित्य आज तक भी शुरू हो गया। 22, 23 और 24 नवंबर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम इंडिया गेट के पास। तो 3 दिनों का ये साहित्य आज तक है। आज शाम 6:30 बजे से मैं 5 बजे पहुंचूंगा उसके बाद, इसलिए आज जल्दी कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज, कल और परसों तीनों दिन मैं वहीं रहूँगा। तो क्राइम तक फैमिली हमेशा आती है और मुलाकात होती है, तो आइएगा, आप लोगों से मिलेंगे, मज़ा आएगा। तो जो लोग हैं साहित्य आज तक में ज़रूर आए। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। अभी कुछ दिन पहले आपको मैंने एक कहानी सुनाई थी इटावा की। कई बार मैं ये कह चुका हूँ कि इंसान के दिमाग में क्या चलता है और वो कितना इंसान खतरनाक उसका दिमाग होता है, जज करना या कहना बड़ा मुश्किल है। मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि कानपुर में एक बिजनेसमैन जिसका गोल्ड का कारोबार था, दिल्ली से होलसेल लेता और जाकर इटावा में बेचता, मुकेश नाम था। मुकेश के परिवार में उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे। 2003 में उसकी पहली शादी जब हुई और उसकी पत्नी एक बेटी को जन्म देने के बाद उसकी मौत हो गई और फिर उसने परिवार वालों के कहने पर दूसरी शादी की। दूसरी शादी से उसे फिर एक बेटी और एक बेटा हुआ। तो घर में 3 बच्चे। भाविया जो पहली पत्नी से उसको बेटी हुई थी, फिर उसके बाद काव्या और बेटा अभिष्ट, ये 3 बच्चे और उसकी पत्नी। अचानक 11 नवंबर की बात है, सुबह मुकेश जो है वो 20 अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करता है और उसके बाद अपनी पत्नी और 3 बच्चों के पत्नी के ही मोबाइल से स्टेटस डालता और बताता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर वो पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस को मैसेज भेजता है और कहता है कि अब मैं भी मरने जा रहा हूँ और मैं रेलवे ट्रैक पर जा रहा हूँ। और ये सब कुछ होता है। उसके बाद वो इटावा रेलवे स्टेशन पहुँचता है। पहले उसको वंदे भारत ट्रेन के नीचे लेटना था, लेकिन फिर कुछ चीज़ें हुई। उसके बाद एक दूसरी ट्रेन का उसने इंतज़ार किया और लेट गया। फिर अचानक ड्राइवर की नज़र पड़ी, ट्रेन की 7 बॉगी उसके ऊपर से गुजर गई और वो बच गया। इसके बाद पुलिस उसे पकड़ती है, पूछताछ होती है और वो कहानी सुनाता है। कहानी ये कि करीब 15 लाख रुपए उसके लोगों ने, उसके अपने रिश्तेदारों ने, भाइयों ने, सब ने हड़प लिए। उसकी माली हालत ठीक नहीं है। बड़ी बेटी दिल्ली में पढ़ती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और रिश्तेदार कुछ ज़मीन भी हड़प रहे हैं। और उसने बाकायदा जो इटावा पुलिस को एक मैसेज भेजा था, उसमें अपनी इस मौत से पहले के नोट में कुछ लोगों के नाम भी लिखे कि ये लोग हमारे पूरे परिवार की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। फिर उसने पुलिस को कहानी सुनाई कि जब माली हालत ख़राब हुई तो हमने पत्नी से कहा कि मरने का मन कर रहा है, तो उसने कहा तुम चले जाओगे तो पीछे में परिवार क्या करेगा। तो फिर वो पत्नी को मैडम कहता था। मैडम ने कहा कि जब मरना हो तो हम सब साथ लेकर हमें मरना। इससे पहले भी उसने करवा चौथ के दिन मरने की कोशिश की। पत्नी ने रोक लिया कि आज करवा चौथ है, आज के दिन लोग पति की लंबी उम्र की दुआएं करते हैं और आज के दिन मरना ठीक नहीं है। तो वो टलता गया और फिर आखिरकार 11 नवंबर को उसने पत्नी की मर्जी से ये तय किया कि सभी मर जाएंगे। नींद की गोलियां लेकर आया। पत्नी ने उससे कहा कि सबसे पहले अगर मरना है तो मुझे मारना, मैं बच्चों को मरते हुए तड़पते हुए नहीं देख सकती। उसने नींद की गोली सभी को दी। बच्चों के लिए पिज़्ज़ा मंगाया, पिज़्ज़ा में नींद की गोली मिलाई, लेकिन वो बच्चे पिज़्ज़ा चूँकि नींद की गोली इतनी ज़्यादा मिला दी थी कि टेस्ट ख़राब हो गया, तो बहुत खा नहीं पाए। और फिर उसने पहले अपनी पत्नी को और फिर एक एक कर बारी बारी से सारे बच्चों को मारा। सुबह हो चुकी थी। फिर उन 4 लाशों के साथ उसी घर में सुबह से शाम तक रहा।
इस दौरान में शाम को उसने अपने 20 रिश्तेदारों और दोस्तों को फ़ोन किया, बड़े भाई को फ़ोन किया, और फिर शाम को घर पे ताला लगाकर वो निकल गया। निकलने के बाद वो स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पहुंचने के बाद उसने पुलिस को, एक अफसर को व्हाट्सएप मैसेज भेजा और उसमें बताया कि इस घर में, मोहल्ले में 4 लाशें पड़ी हैं, आप टीम भेज दीजिए। और फिर बीवी के ही मोबाइल पे सारा स्टेटस डाल दिया। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने स्टेटस देखा, वो घबरा गए, पूरी भीड़ जमा हो गई मुकेश के घर के बाहर। घर के बाहर दरवाजे पे ताला था, रिश्तेदार आए, फिर पुलिस आई, दरवाज़ा तोड़ा गया, अंदर 4 लाशें थी। अब पुलिस उधर स्टेशन की तरफ भागती है, तब तक रेलवे पुलिस, चूंकि ट्रेन गुजर गई, मुकेश बच गया, उसे गिरफ्तार कर लेती है। फिर उससे पूछताछ होती है तो वही कहानी सुनाता है जो पुलिस को उसने नोट में लिखा था। तो हर मुजरिम का एक अंजाम होता है और वो ये कि फिर वो जेल जाता है। और इसी जेल पे याद आया कि कुकू एफएम के ऑडियो शो इनसाइड तिहाड़ जेल, इस पर आप जेल की दुनिया की अजीबो गरीब जो किस्से, कहानियां, खौफनाक चीजें, वो सारी डिटेल में है। तो कुकू एफएम के ऑडियो शो में आप सुन सकते हैं इनसाइड तिहाड़ जेल। अगर आपको भी क्राइम स्टोरीज में खो जाना है तो आपके लिए एक जबरदस्त मौका है। रिसेंटली कुकू एफएम पर कुछ अमेजिंग क्राइम ऑडियो बुक्स आई हैं और यकीन मानिए ये बहुत ही ग्रिपिंग है। चाहे आपको डिटेक्टिव मिस्ट्रीज, ट्रू क्राइम या थ्रिलर पसंद हो, कुकू एफएम पर सब कुछ मिलता है। अब यहां पर सबसे खास बात, कुकू एफएम आपके लिए एक स्पेशल 10 डे फ्री ट्रायल लेकर आया है। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 500 लोगों के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप इन थ्रिलिंग कहानियों में डूबना चाहते हैं तो देरी मत कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, कूपन कोड CMTK10 का यूज करें और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करें। लेकिन सोचिए, आप 10 दिन तक जितनी चाहें उतनी क्राइम ऑडियो बुक सुन सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। यह आपके कम्यूट, वर्कआउट या फिर एक शांत शाम को और भी एक्साइटिंग बनाने का परफेक्ट तरीका है। लेकिन याद रहे, वक्त तेजी से निकल रहा है और एक बार जब ये फ्री ट्रायल स्लॉट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस न करें। अभी अपना फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 10 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। अब पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही थी और वो यही बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो 4 मौतें हुई घर में, ये उसकी पत्नी की मर्जी से हुई, क्योंकि हम सब मरना चाहते थे, मुझे पता नहीं ऊपर वाले ने बचा लिया। लेकिन पुलिस को कुछ दाल में काला लग रहा था। पुलिस ने पूरी तफ्तीश शुरू की। जब तफ्तीश शुरू की तो पुलिस को एक कहानी पता चली। कुछ रिश्तेदारों से, कुछ पड़ोसियों से पता चला कि मुकेश की पहली बीवी की मौत हुई, फिर दूसरी शादी की, लेकिन दूसरी शादी के बाद एक और महिला के साथ उसका अफेयर शुरू हो गया। वो महिला कानपुर में रहती थी। वो महिला भी शादीशुदा थी, शायद डिवोर्स हो गया और उसकी भी एक बेटी है। यहां तक कि कानपुर में उस महिला के लिए उसने एक जौहरी की दुकान भी खुलवा दी। और जब दुकान खुलवाई तो घर वालों को पता चला, बीवी और भाइयों को। उन्होंने विरोध किया। फिर धीरे धीरे उन्हें उनके रिश्ते का पता चला, उसका भी विरोध किया। अब इसको लेकर झगड़ा आए दिन शुरू हो गया। इधर मुकेश लगभग प्लानिंग कर चुका था, एक जमीन तैयार कर रहा था अपनी बीवी को कन्विंस करने के लिए कि देखो माली हालत ठीक नहीं है, मर जाते हैं। अभी उसकी कहानी है, क्योंकि पत्नी तो जिंदा है नहीं जो इस पे मुहर लगाए। तब ये सारी चीजें चलती रही और जब उसके अफेयर की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने फिर अब उस महिला के बारे में जानना शुरू किया। उस महिला का नाम स्वाति है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें पुलिस को जांच के दौरान पता चली। पता चला कि 10 नवंबर को स्वाति अपनी बेटी के साथ कानपुर से इटावा आई थी और कानपुर से इटावा ट्रेन से आई और उस ट्रेन के टिकट खुद मुकेश ने बुक किया। उसके बाद वो बाकायदा स्टेशन गया, उन दोनों को रिसीव किया और फिर रिसीव करने के बाद उन्हें एक रोडवेज की बस में बिठा दिया और वो लोग चले गए। अब उन दोनों में क्या बातें हुई पता नहीं, लेकिन वो चले गए और उसके बाद उसी रात 10 नवंबर को ये बात हुई। वो चला गया, ये घर लौटा और 11 नवंबर से ही इसने 10 नवंबर की देर रात से ही शुरू कर दी ये कहानी और 11 नवंबर को अपने घर के 4 लोगों का कत्ल कर दिया। इधर 4 कत्ल हुआ, उधर कानपुर पहुंच चुकी उसकी गर्लफ्रेंड को पता चला कि मुकेश ने 4 लोगों को मार डाला। अब फिलहाल अभी ये जांच हो रही है कि क्या स्वाति को पहले से पता था कि वो मारने जा रहा था कि वो उससे शादी कर सके, यह भी कंफर्म नहीं है। लेकिन मौत की खबर मिल गई
अब 12 नवंबर की तारीख आ चुकी थी। स्वाति को लगा कि ये भी पता चल गया कि वो पुलिस ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि उसको मरना ही नहीं था। अब उसे ये भी मालूम था कि गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत ले जाया जाएगा। स्वाति फौरन एक कैब बुक करती है, कानपुर से इटावा पहुंचती है 12 नवंबर को, और 12 नवंबर को वो सीधे कोर्ट पहुंचती है। कोर्ट में काफी भीड़, लोग भी जमा कि अपने परिवार के 4-4 लोगों को मारने वाला खुद मरने जा रहा था, ट्रेन ऊपर से गुजर गई, बच गया, करिश्मा हो गया। तो छोटा सा शहर इटावा, वहां की अदालत, और वहां ऐसा केस कम ही होता है। तो उसी भीड़ में अब स्वाति शामिल हो गई, और वो वहां इसलिए गई ताकि किसी एक वकील को ढूंढ सके मुकेश के लिए, और उस वकील के जरिए मुकेश के केस की पैरवी करा सके। इत्तेफाक से जब वो कोर्ट पहुंची तो उसने मुकेश को देखा और इशारा भी किया, और वो पुलिस की गिरफ्त में है। मुकेश ने उसे देख लिया, लेकिन मुकेश को डर लगा। उसे लगा कि अगर इस पुलिस हिरासत की मौजूदगी में बाकी भी लोग आए हुए हैं और वो अगर स्वाति से मिलता है या बात करता है तो पुलिस वालों को शक हो जाएगा। तो उसने उसको जानबूझकर देखकर अनदेखा कर दिया, ताकि किसी को पता ना चले कि वो उसे जानता है। स्वाति भी होशियार, वो समझ गई। उसके बाद वो वहां अपनी कोशिश की और फिर कोर्ट से निकल गई। उसे पता चला कि अब ये पुलिस कस्टडी में है, 4-5 दिन रहेगा। अब जब वहां से निकलने के बाद फिर वो कानपुर लौटती है। अब उसे बात करनी है, मुकेश से बातचीत करने का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि वो हिरासत में है, वो पुलिस हिरासत में जा नहीं सकती, क्योंकि उनके रिश्ते आम हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें चलती रही। इधर पुलिस खामोशी से ये तफ्तीश कर रही थी कि ये मामला मतलब जान देने का तो हो नहीं सकता, ये मास मर्डर है और इसकी प्लानिंग की गई है। और जब इस रिश्ते की भनक मिली तो फिर पुलिस को एक क्लू मिला, और इसी के बाद अब पुलिस ने सारे कॉल डिटेल रिकॉर्ड, बाकी चीज़ें, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से पूछताछ, जो कानपुर में दुकान खुलवाई उसके ट्रांजैक्शन, जो मुकेश है उसके बैंक खाते, सारी चीज़ों की जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की। और आखिरकार पुलिस को पता चला कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं स्वाति को भी जानकारी थी कि वो अपने परिवार को ख़त्म करने जा रहा है। और इसी के बाद अब पुलिस ने स्वाति को अरेस्ट कर लिया। स्वाति को अरेस्ट करने के बाद अब वो उसे इटावा लाई है, और इटावा में उससे पूछताछ हो रही है। इस पूछताछ के बाद ही यह खुलासा हुआ कि अब तक की जो कहानी मुकेश ने सुनाई थी वो कहानी झूठी थी। उसे पैसों की तंगी नहीं थी, परिवार या रिश्तेदार या भाई कजन उसे तंग नहीं कर रहे थे। जमीन पर कब्जा करने वाला मामला गलत था, और उसकी पत्नी भी इसकी इस मर्जी में शामिल थी कि चलो सब जान दे देते हैं, वो भी गलत था। तो कुल मिलाकर उसने 11 नवंबर को अपनी पत्नी की मर्जी से नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से अपनी पत्नी, 2 बेटी और 1 बेटे की जान ली, और इन सभी को मौत के घाट उतार दिया। अब इसके बाद उसे पता था कि इस कहानी को अंजाम क्या देना है। 4-4 कत्ल, घर में लाशें। तब उसने भूमिका बनानी शुरू की। शाम तक वो लाशों के साथ घर पे रहा। फिर इसके बाद उसने अपने एक रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू किया, क्योंकि उसके दिमाग में था कि मुझे करना क्या है। और इसके बाद एक पुलिस जानकार था, उसके मोबाइल पे मैसेज भेजा कि इस घर में 4 लाशें हैं और मैं खुद इटावा रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ जान देने के लिए, और हम सभी के, हमारे पूरे परिवार की मौत की जिम्मेदारी है कुछ लोग हैं। और उसने कुछ लोगों के, अपने रिश्तेदारों के नाम भी डाल दिए। अब पुलिस को भी यही लगा, क्योंकि 5-5 लोगों की जान जानी थी, लेकिन 5वां तो बच गया था। तो पुलिस उसे लेकर आई। शुरू में लोगों को सिंपैथी भी थी मुकेश के साथ, और वो तमाम रिश्तेदार डरे हुए थे। जिन जिन के नाम थे पुलिस ने कह दिया हम उन सबसे पूछताछ करेंगे, और उनसे एक एक करके उठा के उनसे पूछताछ शुरू हो गई थी। कुछ तो हिरासत में भी ले लिए गए थे, गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई थी। लेकिन फिर उसके बयान और उस स्टेशन पे उसकी मौजूदगी को लेकर शक हुआ, और फिर जब ये पता चला कि एक रात पहले भी वो उसी इटावा रेलवे स्टेशन पर गया, वहाँ उसने बाकायदा रेकी की, उसने देखा, तो फिर उसने ये प्लान बनाया। और अब अगर इटावा पुलिस की माने तो इस साजिश में उसके साथ साथ स्वाति भी शामिल थी। और वजह यह थी कि एक बार मुकेश अपने परिवार का खात्मा कर दे, बीवी बच्चों से छुटकारा पा ले, तो फिर स्वाति और उसकी बेटी, ये दोनों मुकेश की जिंदगी में आएंगे, दोनों शादी करेंगे और फिर खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। अफसोस, एक स्वाति एक
दूसरे का घर उजाड़ कर उसकी अपनी पत्नी और बच्चों को मारने के बाद अपनी ज़िंदगी खुशियों से संवारना चाहती अपनी बेटी के साथ, उसे सोचना चाहिए कि जो शख्स किसी और के प्यार में पड़कर अपनी पत्नी और बच्चों को मार सकता है, तो फिर आगे चलकर क्या गारंटी है कि वो उसे और उसकी बेटी को नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि वैसे भी मुकेश की ज़िंदगी में ये तीसरी महिला थी। पहली बीवी की मौत हुई। अब वो मौत को लेकर भी अब एक सवाल उठ रहा, क्योंकि उसने बताया था कि वो नींद की गोली, उसको नींद नहीं आती थी, प्रॉब्लम थी। तो खैर वो केस खुल पाएगा कि नहीं, कि वो नेचुरल डेथ थी उसकी पहली बीवी की या वो भी मर्डर था। लेकिन अब शक के घेरे में वो मौत भी है। अब दूसरी बीवी और 3 बच्चे, और क्या पता तीसरी के बाद कुछ और नंबर आता। तो प्यार में अंधे लोग जब इस तरह का फैसला करते हैं तो भूल जाते हैं कि एक शख्स जो अगर एक बार जान ले ले, पुरानी कहावत है कि एक बार खून लग जाए तो फिर आसानी से नहीं जाता। तो अफसोस एक पूरा परिवार उजड़ गया, 3 छोटे बच्चे, एक पत्नी और पति, सिर्फ और सिर्फ हवस और इस रिश्तों को लेकर उसने पूरा घर उजाड़ दिया। तो ये थी आज की कहानी। चूंकि साहित्य आज तक में भागना भी है और आप लोग वहाँ होंगे तो मिलना भी है, तो कहानी में फिलहाल इतना ही। लेकिन कहानी खत्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आदिया, लिटिल एंजल, आदिया का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आदिया। हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो, बहुत क्यूट हो तुम, और मम्मी पापा नानी नाना सब तो तुम्हें गिफ्ट देंगे। अपनी मौसी से कहना वो पिंक स्कूटर दिला दें, साथ ही तुम्हारा मेकअप का बहुत बड़ा किट भी ला दें। छोड़ना मत, मांगना ज़रूर मौसी से। तो हैप्पी बर्थडे आदिया बेटा, ऑल द बेस्ट, हमेशा अच्छी रहो। साथ ही रोहन प्रांच पे, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रोहन। इसके अलावा चंद्र प्रकाश प्रावल जी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे चंद्र प्रकाश जी। और ये भेजा है डॉक्टर दीप्ति जी ने, समृद्धि एंड सौभाग्य ने। साथ ही मदर ऑफ मोहित संधू जी, यानी कि मोहित संधू जी की मम्मी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर की तरफ से। इसके अलावा सैमुअल, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सैमुअल। और ये भेजा है जॉनसन मैसी ने। अफजल मलिक साहब ने ये भेजा है, जोयान मलिक का आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जोयान। इसके अलावा पुष्पांक का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पुष्पांक। साथ ही सोनिया वर्मा एंड विकास वर्मा, इन दोनों की आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, सोनिया जी और विकास जी। तो कहानी में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि 22, 23, 24 यानी आज कल परसों साहित्य आज तक ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, तो वहाँ आइए, अलग अलग महफिलों के मज़े लीजिए। और साथ ही एक बार फिर से आप तमाम लोगों का शुक्रिया, क्योंकि आप ही हैं जिनकी वजह से वारदात ने 20 लंबे साल का सफ़र आज पूरा किया। तो बस आपका प्यार यूं ही बना रहे। याद रहे, वक्त तेजी से निकल रहा है, और एक बार जब ये फ्री ट्रायल स्लॉट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस न करें। अभी अपना फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 10 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।